मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो यह संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, यह आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है, और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में
भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है।